हे बोच्चा पार्टी, कैसा है तुम लोग? अच्छा, ठीक है ना। चलो मैं आता हूँ अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। चलो ठीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया था, उनका हो गया था स्वाहा। अच्छा देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था, जब हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमने डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो वहां पे हमने ये क्यों आता है, वहां पे हमने ये बातें आपको बता दी थी कि ये आता है ड्यू टू पोजीशन या फिर ओरिएंटेशन। आपने अगर वो लेक्चर मिस कर दिया है तो प्लीज जाके वो लेक्चर आप देखो, जो कि आपका था ऑन द टॉपिक ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ हमको पढ़ना है। इस लेक्चर में हम लोग मेनली जा रहे हैं पढ़ने, ओनली हम लोग बात करेंगे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और वहां हमने आपको ये बातें बताई थी कि ये दो टाइप का आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट में जीपीई भी बोलूंगा। और सेकेंड आपका था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक कहाँ आता है आपका? वो जो स्ट्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं या जब स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उस केस में आपका आया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो जीपी आया था वो आया था कौन से केस में? जब हम किसी बॉडी को किसी हाइट तक लेके गए थे। कुछ याद है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस पे थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि दिस इज द एनर्जी stored in a body when it is raised to a certain height, and in this process some work is done against the force of gravity। ओ सर, आपने क्या बोला? अच्छा बहुत लगा, समझ कुछ नहीं है। देखो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, चाप लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि मान लीजिए कि ये आपका है ग्राउंड सरफेस, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग ग्राउंड सरफेस को मानते हैं रेफरेंस, मतलब कि इसको हम लोग मान लेंगे रेफरेंस। मतलब कि हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप ग्राउंड सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे मान सकते हो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हम लोग उसको मानते हैं रेफरेंस, ठीक है ना। अब हमने क्या इधर हमने डेफिनेशन में क्या बोला है, देखो समझो यहाँ से कि अगर, अच्छा मान लो कि मेरे पास एक एम मास का बॉडी था, ये था ग्राउंड पे, और हमने इसका नाम दे दिया पॉइंट ए। हम इसको पॉइंट ए से लेके गए हैं पॉइंट बी तक। हम इसको ले गए हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो देखो, अगर हम इसको पॉइंट ए से बी तक ले गए हैं तो क्या ये जो मेरा बॉडी है उसने कुछ हाइट राइज किया है क्या? हाँ बिल्कुल किया है, उसने बिल्कुल हाइट राइज किया है। और लेट मान लो मैंने इसको नाम दे दिया है एच की, एच इज द हाइट राइज। तो वही हमने बोला है कि अगर मेरा बॉडी कुछ हाइट राइज किया है, क्या हुआ है, कुछ हाइट राइज किया है, तो उस केस में आपने इसको ए से बी तक लेके जाने में पक्का क्या किया होगा? आपने पक्का वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया होगा। याद करो टॉपिक वर्क डन, जब हमने सीखा था कि आप किसी बॉडी को एच हाइट से ऊपर लेके जाते हो तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज एम जी एच। कुछ याद आया? एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल। मतलब कि आप जब इसको ए से बी लेके गए होगे तो आपने कुछ वर्क डन किया है, और वो जो आपने वर्क डन किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वही बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अरे सर आप क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपने उसको एज, मतलब कि आप कुछ हाइट राइज करने में आपने कुछ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया होगा, और वही होता है उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको ए से बी लेके गए हैं तो हमने एच हाइट राइज किया है, तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी एम जी एच है। मतलब कि इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी भी उस पॉइंट बी पे एम जी एच ही होना चाहिए। हाँ सर वही होता है, एम जी एच ही होता है। तो मैंने आपको ये समझाया कि कैसे आता है। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? बिल्कुल। तो हमने वही पॉइंट यहाँ पे लिखा था, आप लोग इसको पढ़ लेना। फिर हमने लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाई यू, इसको हम लोग यू से करेंगे डिनोट, सिंबॉलिक इसका। तो मतलब कि अगर मेरा बॉडी ग्राउंड सरफेस से एच हाइट ऊपर है, अगर मेरा बॉडी ग्राउंड सरफेस से एच हाइट ऊपर है, तो उसमें कितना होगा? उसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है वो आएगा एम जी एच। आप इसको याद रखना, एम जी एच बहुत ही आसान है, एम डी एच एम जी एच, ठीक है ना। हाँ एम डी एच नहीं है, ये है एम जी एच। यहाँ पे एम क्या है? एम इज द मास ऑफ द बॉडी, आपको लेना है केजी में। जी आपका है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है? एच इज द हाइट टू विच बॉडी इज रेज्ड। और हाइट हम लोग हमेशा लेंगे कहाँ से? ग्राउंड सरफेस से। बोलो जल्दी, बोलो जोर से बोलो। बिल्कुल। क्या मेरी ये बातें आपको समझ में आई ना? बिल्कुल, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे कुछ और बातें इस पे करते हैं।
देखो तो हमने यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इफ अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड देन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर मूव कर रहा है तो उसका हाइट क्या रहा है, उसका हाइट इंक्रीज कर रहा है। और हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो अगर ग्राउंड से हाइट उसका इंक्रीज कर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। इसमें किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ अ बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड देन इट्स जीपीई इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल ये भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब कि उसका अर्थ सरफेस से हाइट क्या हो रहा है, हाइट उसका डिक्रीज कर रहा है। और अगर हाइट करेगा डिक्रीज तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम क्लास 5 6 7 8 में जब भी थे तो हमने ये सीखा था कि टोटल एनर्जी की ये टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स कंजर्व। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने से घट रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वो कहीं जा रहा होगा ना। बिल्कुल जा रहा है, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। लेकिन वो बात हम लोग बाद में करने वाले हैं, उसके लिए भी आपका टॉपिक आएगा। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखना कि अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। क्या सबको ये बातें याद रहेगी? बिल्कुल। चलो देखो थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट हमने लिया है कि इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टेक ओनली हाइट ऑफ द बॉडी नो मैटर व्हाट इज द पाथ टेकन। देखो ऐसा सिमिलर बातें हमने कहाँ लिखा था, सिमिलर बातें हमने लिखी थी जब हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पढ़ रहे थे। क्या सबको याद है? नहीं याद है तो सब लोग अपने पीठ पे मुक्का मारो जोर से। बिल्कुल तुमको ये सब बातें याद होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से ही आपको बताया था कि जब भी हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी फाइंड करते हैं तो आप किस पाथ से गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप कितना हाइट रीच किए हो सिर्फ उस पर ध्यान देना। सेम केस होता है विथ पोटेंशियल एनर्जी अल्सो। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ लिए हैं एग्जांपल्स। या आप मान लो पॉइंट ए से बी गए हो तो आप सिंपल सिंपल सा पाथ लिए हो आपने, सिंपल आप स्ट्रेट पाथ से गए हो तो जो हाइट होगा वही आप हाइट लेना mgh। ओके देखो तो इस सेकेंड केस में आप ए से बी तो गए हो लेकिन आप सिंपल बात नहीं लिए हो, आप ऐसे घूम घूम के गए हो। आप ऐसे घूम घूम के गए हो तो आप कितना घूमे हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो जस्ट आप लेना कितना आप हाइट राइज की हो, मतलब जस्ट आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी का हाइट लेना होगा। देखो थर्ड केस में क्या हुआ है कि हम फिर से गए हैं पॉइंट ए से बी, लेकिन इस बार हम लोग इस पाथ से गए हैं। ये जो आपका पाथ था इंक्लाइन प्लेन वाला, हम उस पाथ से गए हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर पॉइंट बी पे फाइंड करना हो पोटेंशियल एनर्जी तो जस्ट आप कितना हाइट राइज किए हो आप सिर्फ वही लेना। ये सब बातें हमने पहले भी की थी जब हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पढ़ रहे थे। मतलब क्या होगा इन तीनों ही केस में पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना आने वाला है, वो mgh ही आने वाला है, नो मैटर आप किस पाथ से गए हो। क्या सबको समझ में आया? मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए ताकि क्योंकि मैंने आपको सबको पहले ये बातें बता चुका हूँ जो भी है। जल्दी से इसको छापो कॉपी करो, फिर हम लोग आगे इस पे और क्वेश्चन करेंगे जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है कि अगर आपने किसी बॉडी को इफ अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जैसे देखो मैंने पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट बी लिया है, ये पॉइंट ए का ग्राउंड से हाइट है h1, पॉइंट बी का ग्राउंड से हाइट है h2, और हमको यहाँ फाइंड करना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करना है हमको? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हमने किया है डिनोट डेल्टा यू से। डेल्टा यू करता है डिनोट हमेशा चेंज। और देखो क्या हुआ कि वो ए से बी गया है, मतलब फाइनली था पॉइंट बी पे, पहले था पॉइंट ए पे, तो चेंज लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लिखा है यू बी माइनस यू ए। व्हाट इज यू बी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी। तो देखो तो पॉइंट बी का हाइट कितना है, ग्राउंड से h2 है, तो मतलब कि पॉइंट बी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है वो आएगा mgh2 माइनस पॉइंट ए पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है वो आपका आएगा mg इंटू h1। देखो तो मैंने यहाँ से ले लिया है mg कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा h2 माइनस h1। और आप इसको देखो mg इंटू डेल्टा एच भी लिख सकते हो। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? सिंपली आप कितना हाइट राइज किए हो। सिंपली क्या है? हाइट राइज। क्या है बोलो जल्दी से? हाइट राइज। मतलब कि अगर मेरे को इस ए और बी के बीच का ही सिर्फ अगर मेरे को हाइट पता हो, अगर मेरे को इस ए और बी का ही आपने कितना हाइट डिफरेंस, कितना हाइट हमको पता है, तो सिंपल आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mg इंटू चेंज इन हाइट। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, बिल्कुल जल्दी से इसको कॉपी करो। अब हम लोग इस पे करने जाएंगे क्वेश्चंस। जल्दी इसको कॉपी करो।
देखो तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है, तीनों ही एग्जाम्पल बहुत ही आसान हैं। सब लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेगा, जो भी खुद से ट्राई नहीं किया और बिना मतलब कि बिना ट्राई किए इस सॉल्यूशन देख लिया, उसका सबका हो जाएगा ब्रेकअप, सबका श्योर है, श्योर है, देख लेना तुम लोग। तो इसलिए वीडियो पॉज करके और खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना, नहीं तो मेरा साफ है तुम लोगों के साथ। ठीक है, चलो। तो अब सबने सॉल्व किया ना? जिन्होंने सॉल्व नहीं किया याद रखना हम क्या बोले थे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 1 में देखो, ये रहा ग्राउंड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है जीपी 0। हमको फाइंड करना है ए पे। तो लिखा हमने कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज नथिंग बट एम जी इंटू एच। देखो तुमको मास किस में दिया है, केजी में दिया है, कोई चाप नहीं, तो हमने ले लिया 2। अगर आपको क्वेश्चन में जी का वैल्यू मेंशन नहीं किया तो आपको लेना है 9.8, सबको पता है, तो 9.8। और एच कितना है देखो, तो एच हमको दिया है मीटर में, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 9.8। बोलो कितना आने वाला है, ये मेरे ख्याल से 39.2 आने वाला है। सब लोग प्लीज एक बार इसको चेक करो तो क्या ये आंसर आ रहा है 39.2। और ये क्या है, ये है एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल, सॉरी इसका यूनिट होगा जूल। मतलब इस पॉइंट ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 39.2 जूल। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? जल्दी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से क्या हुआ कि ये मेरा बॉडी, ये कुछ हाइट राइज किया है, वो कौन से पाथ से गया मेरे को कोई मतलब नहीं है। जीपी के लिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सिर्फ लेंगे कितना हाइट राइज किया है। तो बोलिए चलो, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट ए। तो क्या होगा फिर से कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज एम जी एच। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे को मास केजी में नहीं दिया है, तो इसको चेंज करो। तो मास है 200 ग्राम, या इसको आप बोल सकते हो 0.2 केजी। ये मैंने कैसे चेंज किया, ये सबको समझ में आया ना कैसे होता है भाई? तो मास इन केजी इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ना। तो इतना केजी आने वाला है आपका, मतलब ये आपका आने वाला है 0.2 केजी। तो जिसको नहीं पता हो ये ध्यान दे देना कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ग्राम से केजी में हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो मास आ गया 0.2 केजी। और देखो तो मेरे को हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है सेंटीमीटर में। तो देखो हाइट दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको 100 से करना हो डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 मीटर। बोलो रे जल्दी से। तो मास आ गया 0.2, जी आपको लेना है 9.8, एच आपको लेना है कितना 0.5। जल्दी से इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.98 जूल। पक्का ना? देखो जब तक आपको क्वेश्चन में जी का वैल्यू मेंशन नहीं किया रहे आप 9.8 लेना, अगर 10 मेंशन किया हो क्वेश्चन में तभी जी का वैल्यू 10 लेना है। पक्का? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। तो क्या हुआ कि थर्ड क्वेश्चन में वो फिर से ए से बी गया है। कहां से गया है वो? ए से बी गया है, इस पाथ से गया होगा। हमको अगर जीपी फाइंड करना है तो पाथ से हमको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बोलो क्या होगा, एम जी इंटू एच। यहाँ पे हाइट क्या होगा, बोलो हाइट क्या होगा, हाइट इज बी सी, यही ना। किस पाथ से गया कोई मतलब नहीं है, हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे बी सी, यही ना हाइट। और कितना दिया है हमको, वो दिया है 2 मीटर। और देखो तो मास दिया है 500 ग्राम, तो इसको चेंज करो केजी में तो हो जाएगा 0.5 केजी। तो मास हो गया 0.5, जी कुछ मेंशन नहीं किया तो फिर से 9.8। और एच कितना है, एच इज 2 मीटर, 2 मीटर तो 2 लिख दिया हमने। देखो तो ये 9.8 जूल ही आने वाला है आपका आंसर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज 9.8 जूल। क्या सबको मेरी बेसिक बातें समझ में आई? क्या सबको मेरी बेसिक बातें समझ में आई? जल्दी से सब इसको कॉपी करो। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ऐसे डाउट होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सब अच्छे से बताया है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो श्योरली बिना किसी झिझक के आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? जल्दी से इसको तब तक कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पक्का? देखो तो नंबर 4 क्वेश्चन में हमने मास दिया है 100 ग्राम और बोला है कि आप जी के वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मेरा बॉडी गया है ए से बी तक। कहाँ गया है? वो गया है ए से बी। बोलो कहाँ गया है? ए से बी। पक्का? और हमको ए का हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर और बी का हाइट दिया है 70 सेंटीमीटर। अब बताओ, हमने आपको ऐसे सिखाया था ना कि जब भी आपको क्या फाइंड करना हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लेना कि पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। या जब हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, सिंपल कुछ था, एम जी इंटू चेंज इन हाइट, कि आप कितना हाइट राइज किए हो या कितना हाइट फॉल किए हो। पक्का यही ना? वेरी गुड। तो देखो मतलब कि हम तुम सिंपल एक स्टेप में डेल्टा एच फाइंड कर लो तो तुमको चेंज इन जीपी मिल जाएगा।
तो देखो तो ए का हाइट है 20 सेंटीमीटर और बी का हाइट है ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर, मतलब कि ए से बी का सेपरेशन कितना होने वाला है, वो होने वाला है पक्का 50 सेंटीमीटर। कितना होने वाला है, 50 सेंटीमीटर। तो मतलब कि यहाँ पे डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच इज नथिंग बट 50 सेंटीमीटर। जल्दी से बोलो, वेरी गुड। देखो तो ये दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज कर लो मीटर में, तो 50/100 तो ये आपका आ जाएगा 0.5 मीटर पक्का। और देखो तो मास दिया है 100 ग्राम, तो मास को लेना है केजी में, तो 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 केजी। बस इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो देखो एम कितना हो गया, एम हो गया 0.1। क्वेश्चन में मेंशन है आपको जी ले लेना है कितना 10, और एच कितना आ गया, एच आपका आ गया 0.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0.5 जूल ही आएगा। तो ये आपका हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कि जब मेरा बॉडी ए से बी तक राइज करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0.5 जूल से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका पोटेंशियल एनर्जी 0.5 जूल से इंक्रीज कर जाएगा पक्का ना। जल्दी से इसको कॉपी करो और खुद से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करोगे, करना है ट्राई। इसमें देखो ए से बी तक राइज किया है, मास दिया है 100 ग्राम और बोला है कि जी भी आपको 10 ही लेना है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करो जल्दी से। सबने ट्राई किया, सॉल्व हुआ, चलो अभी आंसर चेक कर लेना, सबका सही आया होगा, ऐसा ऐसा उम्मीद है बिल्कुल। देखो तो हमको फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। बॉडी कहाँ गया है, बॉडी शिफ्ट किया है ए से बी, वेरी गुड। यू बी माइनस यू ए, तुम ध्यान से देखो तो ए क्या है, जो मेरा पॉइंट ए है वो ग्राउंड पे ही है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही आने वाला है। मतलब कि जो होगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी वही होगा चेंज। तो तुम वैसे भी कर सकते हो, या सिंपल तुम एम जी इंटू डेल्टा एच भी तो लगा ही सकते हो यार, एम जी इंटू डेल्टा एच तो हमेशा ही कर सकते हैं, बोलो ना। तो एम जी इंटू डेल्टा एच तो करते हैं इसी से। तो डेल्टा एच क्या है, ए और बी के बीच का हाइट, और कितना है वो हाइट, कितना है, हाइट इज 4 मीटर, यही ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये लेंथ वगैरह कुछ नहीं लेना है। जब भी आपको फाइंड करना हो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम लोग सिर्फ लेते हैं हाइट की, कितना हाइट राइज किया, वो कितना लेंथ गया मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है पक्का। वेरी गुड। तो मास कितना है, मास है देखो फिर से 100 ग्राम, मतलब कि 0.1 के जी के वैल्यू हमने ले लिया है 10, एच कितना है 4, तो बोलो कितना है, देखो ये आ जाएगा 4 जूल। कितना आएगा, 4 जूल, जल्दी बोलो रे। तो मतलब कि आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया है 4 जूल पक्का ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको फाइंड करना हो जस्ट यूज एम जी इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, कितना हाइट उसका चेंज हुआ है, कितना हाइट वो राइज किया है। सबको समझ में आया कि कोई डाउट है, बोलो जल्दी से, सबको समझ में आया, वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए सब लोग क्वेश्चन को रीड करो और लिखो और एक बार खुद से ट्राई करो कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। सब लोग एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चन इसको एक बार पढ़ता हूं। तो अ बॉडी ऑफ मास, अच्छा मास नहीं दिया, मास यहाँ लिख लो तुम। अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज रेज्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज 10 जूल। एक बार सब लोग खुद से क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि हमने एक मेरे पास बॉडी है जिसका मास है 500 ग्राम, हमने उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको हमने रेज किया है, और बोला है कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल दिया है, हमको पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मेरे को पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होता तो क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच बी। यहाँ पे एच बी क्या होता है, एच बी क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। लेकिन देखो तो मेरे को इस क्वेश्चन में पॉइंट बी का ग्राउंड से हाइट फाइंड पता नहीं है ना, मतलब कि हम लोग इस मेथड से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, तो हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हाइट डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल जो एनर्जी है वो तो फाइंड कर सकते हैं ना पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अब जैसे ही मेरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, और हमको क्वेश्चन में पॉइंट ए का दिया हुआ है, मतलब हम वहां से पॉइंट बी का भी फाइंड कर लेंगे। देखो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमने बोला कि दो लोग हैं ए और बी, इनके बीच का सैलरी डिफरेंस है 20 रुपीज, कितना है, इनके बीच का सैलरी डिफरेंस है 20 रुपीज, और ए का सैलरी है 10 रुपीज, तो बी का सैलरी कितना होगा, तो पक्का कितना होगा, 20 + 10 30 रुपये होगा ना। तो वही मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे, पहले चेंज फाइंड करेंगे, और हमको किसी एक का पता है तो हम लोग दूसरे का भी फाइंड कर लेंगे पक्का। जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर तुम लोग आंसर चेक करना। चलो सबने सॉल्व किया, अब आंसर चेक करो।
तो हमने सबसे पहले फाइंड किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलो कितना होगा m इंटू जी इंटू डेल्टा एच, पक्का ना। मास कितना दिया है 500 ग्राम मतलब 0.5। अच्छा जी का वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी हमने ले लिया है 10। डेल्टा एच कितना है देखो 20 सेंटीमीटर, आप इसको चेंज करो मीटर में तो ये आपका हो जाएगा 0.2, यही ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखो, तो मेरे ख्याल से 1 जूल आने वाला है। तो यहाँ से आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 1 जूल, इसका मतलब क्या, अच्छा देखो ये आया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये आया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज 1 जूल। हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो बोलो क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस 1 जूल, और मेरे को क्वेश्चन में पॉइंट ए का 10 जूल दिया है, तो 10 जूल प्लस 1 जूल इज इक्वल टू 11 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्या सबको समझ में आया ना, ये क्वेश्चन अच्छा था पक्का। तो सब लोग इसको जल्दी से फाइंड आउट करो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो यहाँ हमने 2 क्वेश्चन लिया है, दोनों ही क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आ चुके हैं, हमने यहाँ पे इसका मेंशन कर दिया है ईयर, कौन से ईयर में आए हैं। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 1। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, अच्छा यहाँ मास लिखा है, बॉडी ऑफ 0.5 kg मास शुड बी लिफ्टेड इफ एनर्जी स्पेंड फॉर डूइंग सो इज 1 जूल। एक बार तुम लोग क्वेश्चन खुद से पढ़ो फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ ना कि मैंने किसी एक बॉडी को कुछ हाइट राइज किया है, क्या किया है, हमने इस बॉडी को कुछ हाइट राइज किया है, और उस प्रोसेस में हमने 1 जूल का वर्क डन किया है, और हमने आपको जस्ट अभी क्या किया था, हमने आपको जस्ट बताया था क्या होता है कि आप जब किसी बॉडी को किसी हाइट तक शिफ्ट करते हो तो आप करते हो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उस प्रोसेस में जो आप वर्क डन करते हो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब कि अगर एच हाइट राइज करने के बाद किसी बॉडी का में हमने जितना वर्क डन किया था वही उसका पोटेंशियल एनर्जी भी था, मतलब कि आप यहाँ जस्ट ये करना यूज कि वर्क डन इक्वल टू क्या, mgh, वर्क डन इक्वल टू mgh, और वो बोला है इतना एनर्जी स्पेंड हुआ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 जूल इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, तो बोलो h क्या हो जाएगा, h आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई m इंटू जी, और 1 बाई और m कितना था, मास आपका था 0.5 और g आपको लेना है 10, ये हो जाएगा 1/5, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0.2 मीटर। क्योंकि आप जब उस बॉडी को 0.2 मीटर से रेज करोगे तो आपने 1 जूल का एनर्जी स्पेंड किया है, और वो जो 1 जूल था वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हुआ। सबको आया समझ में ना, पक्का। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर केप्ट एट हाइट 20 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। तो देखो ये तो हलवा क्वेश्चन है एकदम, हमसे पूछा है रेशियो, तो हमने लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा, एम इंटू जी इंटू एच बी, यही ना। हमसे पूछा रेशियो तो यू ए बाई यू बी, तो हमने लिख दिया एम जी एच ए डिवाइडेड बाई एम जी एच बी। देखो हमने मास दोनों ही केस में सेम लिया क्योंकि मेरा क्या है, दोनों बॉडी इक्वल मास का था, पक्का ना। ओके ओके ओके, देखो तो यहाँ से एम जी से एम जी कैंसल आउट, तो आपका यहाँ से हो जाएगा एच ए बाई एच बी, मतलब कि कितना आया 20/30 ना, 20/30, मतलब कि ये आपका आ जाएगा 2/3। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेशियो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ए इज टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू 2:3, तो ये आपका रेशियो हो गया। अब मान लो कि अगर इसमें सेम मास नहीं होता तो जो मास का रेशियो देता वो हम लोग यूज कर लेते, पक्का ना। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो हमने 2 क्वेश्चन लिया है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। मैं एक बार क्वेश्चन को बस रीड कर दे रहा हूँ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बॉडीज विच आर केप्ट एट हाइट 20 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे फुल स्टॉप है,
रेशियो ऑफ देयर मास इज 1:2, ठीक है ना। लास्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें दोनों का मास सेम था, मतलब कि दोनों के मास का रेशियो 1:1 था। यहाँ बस हमने मास का रेशियो चेंज कर दिया है, तो बस आप वहाँ पे जहाँ पे आपने 1 लिखा था वहाँ पे आप 1/2 लिखना। बाकी क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, आप सॉल्व करना। मैंने यहाँ पे आंसर भी आपको लिख दिया है, आंसर आएगा 1:3। सब लोग आंसर से मैच कर लेना, फिर अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना पक्का। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है इस पे दो स्टार, ठीक है ना। ये क्योंकि वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग ये पहले क्वेश्चन को लिख लो जो कि होमवर्क के लिए, फिर ये क्वेश्चन आप कॉपी करो और इसको एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आप सॉल्यूशन चेक करना। देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले तो हमको क्वेश्चन में दिया है कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला बात क्या है कि वेट ऑफ मास इज 300 न्यूटन। देखो इस पे इस बार खास फोकस तुम लोग करना। देखो तुमको क्वेश्चन में बॉडी का मास नहीं दिया है, इस बार मास नहीं दिया है, क्या दिया है तुमको, वेट दिया है, क्योंकि तुमको देखो न्यूटन दिया है 300 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि ये एम दिया है, नहीं मास नहीं, इस बार क्या दिया है, ये हमको एम इंटू जी का ही वैल्यू दिया है। ये हमको, ये बातें हमने पहले भी एक बार आपको बोला था कि जब भी आपको अगर क्वेश्चन में वेट ही मेंशन रहे, मतलब कि आपको एम इंटू जी का ही वैल्यू एक साथ दिया हुआ है, मतलब कि ये मास नहीं है, ये एम इंटू जी दिया है, पक्का ना। तो इस बात का आप लोग खास ख्याल रखना कि इस क्वेश्चन में मेरे को एम इंटू जी दिया है एक साथ, ठीक है। और पूछा गया है, अच्छा इसमें और भी कुछ खास बातें हैं। देखो तो ये जो मेरा ब्लॉक है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको दिख रहा है। लेंथ ऑफ ए बी इज 3 मीटर और ये आपका हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 1.5 मीटर। और देखो तो इस बॉडी पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन। और देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, इसमें मतलब कि आप इस फोर्स को बोल सकते हो कि ये फोर्स कैसा लग रहा है, ये फोर्स ऐसा भी लग रहा है, ऐसा आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये सिमिलर ही है, ठीक है ना। बस मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ ऊपर लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो डायग्राम था आपका ऐसा भी हो सकता था, तो क्वेश्चन सेम ही था, पक्का ना। चलो ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो तो ए का पार्ट 1, वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। तो हमने यहाँ फोर्स कहाँ लगाया है, हमने यहाँ फोर्स लगाया है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, कितना लगाया है 200 न्यूटन। और तो क्या होता है कि जब भी आप ऐसा फोर्स लगाते हो कहाँ पे, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो क्या होता है, कुछ याद आया, वर्क डन बाय फोर्स इज नथिंग बट फोर्स और इनटू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू ए बी, पक्का बोलो। तो कितना है फोर्स, फोर्स है आपका 200 न्यूटन और कितना हाइपोटेनस 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 600 जूल। तो इतना वर्क डन ये जो फोर्स था आपका 200 न्यूटन वाला वो करेगा जब बॉडी मेरा ए से बी तक शिफ्ट होगा, पक्का ना। सबका ये आंसर आया था, चलो वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं इसका पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 2 में हमसे पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ब्लॉक, मतलब कि जब मेरा ब्लॉक ए से बी गया है तो उसने कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है। और देखो तो ये जो मेरा पॉइंट ए था कहाँ था, वो आपका ग्राउंड सरफेस पे ही था, तो आप इसको रेफरेंस में हम लोग इसको जीरो मानते ही हैं। मतलब क्या होगा कि जो अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आएगा, पॉइंट बी पे आएगा, वही उसका गेन भी होगा, यही ना। मतलब क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होगा, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी। नहीं समझे, देखो गेन का एक्चुअल मतलब होता है कितना उसका राइज किया है, मतलब कि आप यहाँ चेंज वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो। चलो तो वही कर लो यार, सबसे आसानी वही होगा कि हम लोग यहाँ करते हैं यूज चेंज वाला फॉर्म। तो मतलब क्या होगा कि जब वो ए से बी तक गया है तो जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होता है उसका गेन किया है। बस सिंपल लिख दो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और क्या होता है, होता है सिंपली एम इंटू जी इंटू डेल्टा एच, यही ना, कितना हाइट राइज किया है। तो देखो तो मेरे को क्वेश्चन में एम इंटू जी का वैल्यू दिया था कितना 300, तो हमने इसको लिख दिया 300 एक साथ ही। और एच क्या होगा, कितना हाइट राइज किया है, मतलब क्या, ये लेंथ ऑफ बी सी, तो 1.5 मीटर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 450 जूल। ये आपका हो गया गेन इन पी, कितना आया 450 जूल। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग जो सेकेंड क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इसका जो पार्ट बी क्या है कि account for the difference in answer to part 1 and part 2। मतलब इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो आपका आंसर का डिफरेंस आया है ना, वो डिफरेंस क्यों आया है बस आपको वही बताना है। तो ध्यान से देखो कि जब ये मेरा बॉडी ए से बी गया है, ए से बी गया तो फोर्स ने कितना किया वर्क डन, फोर्स ने किया है वर्क डन 600 जूल। लेकिन आप ध्यान से देखो तो बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी राइज किया है वो ओनली कितना किया है, वो ओनली किया है 450 जूल। मतलब कि हमने वर्क डन किया 600 जूल का, हमने सप्लाई किया कितना 600 जूल, लेकिन स्टोर कितना हुआ है, स्टोर सिर्फ हुआ है 450 जूल। तो डिफरेंस कितना है जरा एक बार चेक करो तो कितना है डिफरेंस।
देखो तो यहाँ पे डिफरेंस आया है 600 माइनस 450 जूल, यही आया ना। मतलब कि ये जो 150 जूल का जो था, ये जो था एनर्जी, ये हमको मिला नहीं, ये हमको मिला नहीं, ये कहीं चला गया, ये कहीं चला गया। तो आपको वही बताना कि वो कहाँ गया। तो ध्यान से सुनो। देखो तो जब हम इस ब्लॉक को ए से बी तक मूव किए होंगे, जब हम इस बॉडी को ए से बी तक मूव किए होंगे, तो क्या वहां पे कोई फ्रिक्शन रहा होगा ना? बिल्कुल फ्रिक्शन रहा होगा। मतलब कि मेरा जो कुछ एनर्जी था, कितना 150 जूल वाला, वो कहाँ चला गया? वो चला गया इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सॉरी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। और जो भी आपका वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होता है वो आपका हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ताकि वो आपको मिला नहीं। तो इसलिए लिखेंगे कि 150 जूल ऑफ एनर्जी is required for work done against the force of फ्रिक्शन। मतलब कि इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स था जो कि मेरे मोशन को अपोज कर रहा होगा। तो तो लेकिन मोशन को करने के लिए हमको कुछ उसको अपोज करना था, हमको कुछ उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना था। तो वही 150 जूल हमने उसके अगेंस्ट में वर्क डन किया है। तो क्या सबको ये बातें समझ में आई ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता था आपका। तो अभी हमने क्या कर लिया? अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे जो भी पॉसिबल टाइप थे वो हमने कर लिया है। हमने न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लिया, हमने थ्योरी भी अच्छे से कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट करते हैं चर्चा ऑन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये तब होता है स्टोर ना, जब आप किसी स्ट्रिंग को या किसी स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज मतलब दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ हम लोग कुछ हाइट राइज करते तब होता था। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग को खींचेंगे या स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, या जो आपका होता है ना बो और एरो वाला जो होता है आपका बो, उसको जब आप खींचते हो तो भी उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होता है। मतलब ये मेनली आपका होता है ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। जिसके पास ऐसा खासियत है कि वापस वो अपना शेप रिगेन कर ले, हम और उसको छोड़ दे तो स्प्रिंग के पास वो होता है, जो आपका बो और जो होते हैं एरो, उसका जो स्ट्रिंग होता है उसमें भी ये खासियत होता है कि आप जब उसको छोड़ो तो वापस वो अपने शेप में वापस आ जाता है। तो ऐसे बॉडी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ लिखी है बातें। सबसे पहले हमने लिखा है कि व्हेन अ बो इज स्ट्रेच्ड देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बो, एंड व्हेन वी लीव द बो देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप तीर धनुष में, चलो इंग्लिश में जो आप बोलते हो बो और एरो, तो जब आप उस स्ट्रिंग को खींचते हो तो क्या होता है कि उस स्ट्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। और आप जब स्प्रिंग को छोड़ते हो तो क्या होता है, वो जो तीर होता है वो क्या है, हाँ तो उड़ता है ना तीर। मतलब कि आप जब जब उस बो को करते हो रिलीज, मतलब क्या होता है कि अब उस बो का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है और वो चेंज करता है इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो। इसलिए एरो क्या होता है आपका, वो फ्लाई कर जाता है, वो उड़ जाता है। समझ में आया ना? तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक खास बात क्या है कि ये स्टोर तब होता है जब हम किसी बॉडी का शेप क्या करते हैं, हम लोग जब उसका शेप को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब कम बेसी करते हो, जब आप उसके शेप को डिस्टर्ब करते हो तब ये उसमें गेन होता है, स्टोर होता है। और जब बॉडी वापस अपने शेप में आता है ना, तब फिर उसका वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाता है, वो घटने लगता है। तो वही हमने बोला कि जब आप बो को स्ट्रेच करोगे तो आपने उसका शेप चेंज किया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अब जब उसको छोड़ दिए तो क्या हो रहा है, वो फिर से अपने वापस वाले शेप में आ रहा था, मतलब कि उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा था। और जैसे ही वो अपने पहले वाले शेप में बिल्कुल ही आ गया, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो। तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो चला गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो। समझे ना? सेम केस होता है विथ स्प्रिंग ऑल्सो। देखो सिमिलरली when a spring is stretched or compressed elastic potential energy is stored in the spring। मतलब या तो आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या तो आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो, क्या होता है इन बोथ केस उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक स्प्रिंग था, ठीक है ना, ये एक स्प्रिंग है, ये अपने पहले, ये है स्प्रिंग इज इन तुम्हारा है अभी है ये स्प्रिंग इन पहले वाला शेप, मतलब इसका जो ओरिजिनल शेप था
ये उसमें है, तो अभी इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा। अब हमने इसको कर दिया कंप्रेस, इसको हमने कर दिया है कंप्रेस, देखो ऐसे, इसको अब हमने कर दिया है कंप्रेस। तो जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया, जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया, इसमें क्या होगा, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा स्टोर्ड। सिमिलरली आपने आपने अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, पक्का ना। अब आप जैसे ही इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करके लीव करते हो, अब क्या होता है कि ये स्प्रिंग अपने पहले वाले स्टेप में आएगा वापस, और जैसे ही पहले वाले स्टेप में आ रहा है वापस, मतलब कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा था, और जैसे ही ये पूरा अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लिया, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। वो जो सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी था, वो आपने जिस भी बॉडी से उसको कंप्रेस किया था, वो बॉडी वहां से उड़ जाएगा, फ्लाई कर जाता है, तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज हम अगर बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होता है जब उसका बॉडी का शेप क्या हो, उसके ओरिजिनल शेप से कुछ अलग हो। जैसे ही अपने ओरिजिनल शेप में वो वापस आ जाएगा, उसमें उसका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो खत्म हो जाता है। समझ में आया ना? जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो तो हमने फिर से दो क्वेश्चन लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो तो इस क्वेश्चन में है क्या कि एक मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m था, और एक मेरे पास एक स्प्रिंग है, और हमको ऐसा क्वेश्चन में शो किया है कि हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना। इसको ऐसे हमने राइट साइड से कंप्रेस किया टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और बोला गया है कि व्हेन कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज, अच्छा देखो क्या बोला कि पहले क्या था कि पहले मेरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड था, ठीक है, पहले क्या था, स्प्रिंग मेरा कंप्रेस्ड था, और अभी क्या हुआ है कि स्प्रिंग इज रिलीज्ड। हमने क्या कर दिया है, हमने स्प्रिंग को कर दिया है रिलीज्ड, देन बॉडी फ्लाइज अवे स्टेट द रीजन। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा था, और जैसे ही क्या किया, इसको छोड़ा, तो क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग था वो कहाँ आएगा, वो आएगा अपने पहले वाले स्टेप में, और ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक यहाँ से उड़ जाएगा, ब्लॉक क्या होगा, यहाँ से उड़ जाएगा। वही पूछा है कि आप बताओ यहाँ पे दो आप रीजन, ये ब्लॉक क्यों उड़ जाएगा। तो सिंपल सा है रीजन, बोलो क्या है कि क्यों होगा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। यही होगा ना, बस यही हो गया, तो यही आंसर होगा ना कि जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया था तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, जब हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग अपने पहले वाले स्टेप में आएगा, रिगेन करेगा, और जैसे जैसे वो पहले वाले स्टेप में आ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी कर रहा है डिक्रीज, और वो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जब वो स्प्रिंग अपने पहले वाले स्टेप में आ जाएगा तो उसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर जाएगा, मतलब कि ब्लॉक उड़ जाएगा। सिंपल सा था रीजन, बिल्कुल। अब देखिए इसी पे बेस्ड है, मतलब कि हमने जो ये अभी क्वेश्चन किया ना थ्योरी वाला, उसी पे बेस्ड ये देखिए, ये आपका है न्यूमेरिकल फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है कि अ स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg, ये ट्रॉली का मास 0.5 kg दिया है, लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब यहाँ स्मूथ का मतलब हुआ कोई फ्रिक्शन नहीं है, एज शोन इन फिगर, फुल स्टॉप। When the trolley is released, it is found to move at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। और देखो मैं फिर से वहां से आया हूं इस तरफ। उसके बाद है कि व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ ऐड कर दो एनर्जी, व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेज व्हेन कंप्रेस्ड। सब लोग एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। पढ़ो सब लोग, सबने रीड किया क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा था। बोला कि पहले हमने इस ट्रॉली के थ्रू इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, तो देखो क्या होगा कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें स्टोर होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम इस स्प्रिंग को छोड़ देंगे तब क्या होगा, तब स्प्रिंग अपने पहले वाले स्टेप में वापस आएगा, और क्या होगा, और वो अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली। क्या तुमको मेरी बातें समझ में, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रॉली गेन्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, यही ना। तो इसका मतलब क्या कि वो मतलब कि स्प्रिंग को रिलीज करने के बाद
उस ट्रॉली के पास जितना काइनेटिक एनर्जी था वही स्प्रिंग का पहले पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी था वही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली ना। मतलब कि आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ फाइंड कर लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली यूजिंग हाफ एम बी स्क्वायर, और वही आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो सिंपल यहाँ लिख लो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली। पक्का यही ना, मतलब कि कितना, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ से फाइंड कर लो, तो हाफ मास कितना है, देखो मास दिया था 0.5 kg, तो ये आपका हो गया 0.5, और भी कितना था, भी था 2, तो 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका आने वाला है 0.5 इंटू 2, मतलब कितना आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 जूल। मतलब कितना था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाज ऑल्सो कितना आपका, बोलो वो कितना था, वो 1 जूल ही था, क्योंकि वही क्या हुआ है, वही हो गया चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 जूल। क्या सबको ये बातें समझ में आई ना? बिल्कुल। तो आज हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हर चीज़ सीख लिया है, पढ़ लिया, जो कि आपको जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज मैं ये लेक्चर यहीं खत्म करूंगा, तब तक आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इसको रिवीजन कर लेना, और जो भी क्वेश्चन दिया है खुद से ट्राई करना बिल्कुल। तो फिर अच्छा, इस चैप्टर में एक लेक्चर और बच गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय। सब लोग अपना ख्याल रखना और इसको एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय।